तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना बताई थी। अब उसी में अगर हमें स्पेक्ट्रल लाइन के लिए वेव नंबर निकालना है, तो वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द इमिशन स्पेक्ट्रम अगर कैलकुलेट करना है, तो अगर हमारा ट्रांजिशन N2 से N1 हो रहा है और N2 हमारा हायर एनर्जी लेवल है, और N1 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में फोटोन एब्जॉर्ब होकर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल जा रहा था। अभी इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि फोटोन इमिट होगा, वेवलेंथ वही आएगी, बट अभी वेवलेंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। फॉर्मूला यही रहेगा, और 1/λ की जगह न्यू बार लिखेंगे, वेव नंबर हो गया। बट इसमें खास बात क्या है कि अब ये फोटोन इमिट होगा। सो a photon of wavelength lambda will be emitted। बस इतना अंतर है, फॉर्मूला वही रहेगा, कैलकुलेशन भी सिंपल है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो फोटोन एब्जॉर्ब होता था, इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए वही फोटोन अब इमिट होना शुरू हो जाएगा। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा, 1/λ इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। बट अब यहाँ पे फोटोन इमिट होगा। तो सर दोनों की वैल्यू भी आंसर में इक्वल ही आएंगी? बिल्कुल सेम आएगी। अगर ट्रांजिशन सेम है, इलेक्ट्रॉन 3 से 1 जा रहा है या 1 से 3 आ रहा है, दोनों केस में एनर्जी तो सेम है। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 1 जाएगा तो फोटोन 3 से 1 जाएगा तो फोटोन इमिट होगा, 1 से 3 जाएगा तो फोटोन एब्जॉर्ब होगा, और सेम वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी गैप तो सेम है, राइट। अब क्या करा कि बोहर ने क्या करा कि जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनको अलग अलग नॉमेनक्लेचर कर दिया, सो दैट हम उन्हें आसानी से पढ़ पाए। तो इनके लिए अलग अलग नाम है। पहले मैं आपको एक बार सारी वेवलेंथ्स दिखा देता हूँ एक साथ डायग्राम के फॉर्म। तो अपना टाइटल हम लोग लिख रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। तो 1 बाय 1 मैं आपको अभी बताऊंगा एक एक करके कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहले आप बस एक डायग्राम रेफर कर लो एक बार ध्यान से। तो लुक एट दिस डायग्राम। इसमें आप देखो स्पेक्ट्रल लाइंस को मार्क किया गया। यू मे सी द नेम लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। ये सब स्पेक्ट्रल सीरीज के नाम है। ये देखो लाइमन सीरीज हो गया, बामर सीरीज हो गया, पार्शियल सीरीज हो गया, ब्रैकेट सीरीज हो गया, फंड सीरीज हो गया। अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया था क्या सर? तो इसमें क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से स्टार्ट होके अगर वो n=1 में आ रहा है तो उस फोटोन को लाइमन सीरीज में इंक्लूड करते हैं। किसी भी एनर्जी लेवल से स्टार्ट करके n=2 पे टर्मिनेट होगा तो उसको बामर सीरीज बोलेंगे। किसी भी एनर्जी लेवल से स्टार्ट होकर 3 पे टर्मिनेट होगा तो पार्शियल सीरीज बोलेंगे। 4 पे टर्मिनेट होगा तो ब्रैकेट सीरीज होगी। 5 पे टर्मिनेट होगा तो फंड सीरीज होगी। समझ आया? अब हमको इनको 1 बाय 1 डील करेंगे। अभी मैंने आपको इन जनरल सब एक साथ बता दिए कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर मूव करके n=1 पे आएगा तो लाइमन सीरीज, 2 पे आएगा तो बामर सीरीज, 3 पे आएगा तो पार्शियल सीरीज, 4 पे आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, 5 पे आएगा तो फंड सीरीज। तो किस पे मूव कर रहा है इससे फर्क पड़ता है। तो एंडिंग लाइन मतलब लैंडिंग पोजीशन कहाँ पे है उससे डिफाइन करते हैं कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन है। ठीक है सर n=2 में दिखाई देगा। n=2 जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो विजिबल रीजन में आती है एक्चुअली में हाइड्रोजन एटम के केस में, इसलिए वो दिखाई देती है। बाकी सब अलग अलग रीजन है, अभी सब बता रहा हूँ एक एक करके। तो आप 1 बाय 1 लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहली सीरीज लिख रहे हैं हम लोग लाइमन सीरीज। सर ये डायग्राम हम बना ले नोटबुक में। डायग्राम अभी मत बनाओ, बाद में बनाना, पहले तुम लाइमन सीरीज लिखो। यस सर। मतलब एक्चुअली सब सीरीज बता दूं तब डायग्राम बनाना तुम्हारे लिए आसान होगा। अभी तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, तो मैं पहले समझा दूं कि क्या बना क्या है तो तुम फिर आसानी से समझ जाओगे। तो लाइमन सीरीज अभी तो सिर्फ इतना दिखाने के लिए बताया कि आपको समझ आए कि जो फोटोन है वो टर्मिनेट होके कहाँ आ रहा है उसके हिसाब से नाम लिख रहे हैं। 1 पे टर्मिनेट तो लाइमन सीरीज, 2 पे टर्मिनेट तो बामर सीरीज, 3 पे टर्मिनेट तो पार्शियल सीरीज, 4 पे टर्मिनेट तो ब्रैकेट सीरीज, 5 पे टर्मिनेट तो फंड सीरीज। अब इसी को 1 बाय 1 पहले आपको समझा दूं, फिर हम लोग लास्ट पे आप इस डायग्राम को बना लेना। अभी गैप मत छोड़ना, अभी पहले सीक्वेंस में सारी सीरीज लिखेंगे, सारी सीरीज कंप्लीट होगी तो बाद में डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले इसलिए दिखाया ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर लें। तो पहले मैंने लिखा लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में लिखो when electron moves from any higher energy level to
ground state when electron moves from any higher energy level to ground state, any higher energy level to ground state, then spectral line corresponding to such transition belongs to Lyman series. Belongs to Lyman series. सर स्क्रीन बहुत स्लो आ रही है. When electron moves from any higher energy level to ground state, then spectral line corresponds to such transition belongs to Lyman series. Belongs to Lyman series. ठीक है? स्क्रीन स्लो चल रही है. Belongs to Lyman series. तो लाइमन सीरीज में मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन किसी भी एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 1 पे होता है. तो इसमें देखो n इक्वल टू 2 से, तो अब जैसे इसके ट्रांजिशंस मार्क करना शुरू करूं तो फ्रॉम n टू 1 के ट्रांजिशन जितने भी होंगे वो सब हमारी, ये n इक्वल टू 1 नहीं है, ध्यान रखना है n से 1 का ट्रांजिशन है. एरो का मतलब होता है ट्रांजिशन. इक्वल लगाएंगे तब सेम लिख रहे हैं. तो n किसी n इक्वल टू n से n इक्वल टू 1 का ट्रांजिशन है, तो ये हमारी लाइमन सीरीज होती है. तो उसमें पहला ट्रांजिशन 2 से 1 होगा, उसको हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोलते हैं. दूसरा ट्रांजिशन t से 1 पॉसिबल है, उसको सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोलते हैं. फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन 4 से 1 पॉसिबल है, उसको थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोल सकते हैं. ऐसे आगे चलते चले जाएंगे. लास्ट लाइन कहाँ पे आएगी? जब इनफाइनाइट से 1 ट्रांजिशन करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं लास्ट लाइन या अल्टीमेट लाइन भी बोला जाता है इसी को. तो लास्ट लाइन या इसी को अल्टीमेट लाइन भी बोलते हैं. तो लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन n इक्वल टू n से किसी भी n वैल्यू से स्टार्ट करके 1 तक जाएगा. 2 से 1 को फर्स्ट लाइन, 3 से 1 सेकंड लाइन, 4 से 1 थर्ड लाइन, 5 से 1 फोर्थ लाइन, ऐसे चलते चले जाएंगे. लास्ट लाइन जो आएगी वो इनफाइनाइट से 1 आएगी, उसको बोलेंगे अल्टीमेट लाइन. ठीक है? तो इस केस में अगर वेव नंबर लिखना पड़ेगा कभी भी न्यू बार, तो आएगा 1/λ इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर. इसमें हमेशा 1 रहेगा, माइनस 1/n2 स्क्वायर. क्योंकि लाइमन सीरीज है इसलिए इसका n1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी. फॉर लाइमन सीरीज n1 इक्वल टू 1 ऑलवेज, क्योंकि ट्रांजिशन 1 पे टर्मिनेट हो रहा है. तो अगर क्वेश्चन में लाइमन सीरीज लिख दिया गया है, इसका मतलब आपको एक वैल्यू पता चल गई है, एक ही वेरिएबल बचा है, दैट इज n. ठीक है? और हाइड्रोजन गैस सैंपल के लिए जितनी भी लाइंस लाइमन सीरीज को बिलोंग करेंगे वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अल्ट्रावायलेट रीजन को बिलोंग करते हैं. ये लास्ट में पॉइंट और ऐड कर दीजिए. फॉर हाइड्रोजन एटम, राइट डाउन, फॉर हाइड्रोजन एटम, ध्यान रखना है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो बोहर में देखो अपनी स्टडी को धीरे धीरे सिंक्रोनाइज करते चले गए. पहले सबके लिए बताया, फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बताया, और स्पेक्ट्रम केवल हाइड्रोजन का रह गया. और तो बाकियों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टडी केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, बाकियों को अप्लाई करना पड़ेगा तो सीधे रूल नहीं लगेंगे, उसको फिर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. सो फॉर हाइड्रोजन एटम, wavelength of all the photons of Lyman series, for hydrogen atom, wavelength of all the photons corresponding to Lyman series, all the photons corresponding to Lyman series belongs to ultraviolet region of electromagnetic spectrum या electromagnetic region of
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा था उसके अल्ट्रावायलेट रीजन को ये करस्पॉन्ड करेगा हमेशा। ये पॉइंट आपको याद रखने का है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ध्यान रखना है, 3-4 इंपॉर्टेंट बात हो गई। पहली चीज टर्मिनेशन हमेशा n इक्वल टू 1 का होगा। दूसरी चीज फर्स्ट लाइन 2 से 1, थर्ड सेकंड लाइन 3 से 1, थर्ड लाइन 4 से 1, लास्ट लाइन इनफाइनाइट से 1। ट्रांजिशन जितने भी हैं सब अल्ट्रावायलेट रीजन को बिलोंग करेंगे और इसमें वेव नंबर निकालते टाइम n1 की वैल्यू हमेशा 1 ले लेनी है। ठीक है, क्लियर? अब आप एक क्वेश्चन लिखिए तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और दोनों क्वेश्चन। हाँ बेटा, सर एक डाउट क्लियर कर दीजिए बस। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइंड आउट wavelength of first and last line of Lyman series for hydrogen atom. Take RH is equal to 10 to the power 7 मीटर इनवर्स। थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको अभी RH की वैल्यू 10 to the power 7 दे दिया है। So find out the wavelength of first and last line of Lyman series for hydrogen atom. RH की वैल्यू 10 to the power 7 मीटर इनवर्स ले लेना है। करें सॉल्व। तो अगर हम फर्स्ट लाइन सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट लाइन 2 से 1 का ट्रांजिशन होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH Z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो मीटर आएगा, मीटर इनवर्स आएगा। उसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा की वैल्यू सॉल्व होके आएगी आपके पास 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। या फिर इसी को लिख सकते हैं 400/3, क्योंकि नॉर्मली आंसर नैनोमीटर्स में लिखना होता है। सो 400/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स एंड 10 पावर माइनस 9 मीटर इज 1 नैनोमीटर। तो उसको हम दो रिप्लेस करके अगर लिखेंगे तो ये 133.33 नैनोमीटर से अपना आंसर आ जाएगा। सर 10 to the power माइनस सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो भी आ जाएगा। सर हाँ बेटा, सर N2 को हमने 2 क्यों लिया सर? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब सेकंड से 1। सेकंड से 1, तो N2 कितना होगा? 2। मतलब सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड। तो N2 की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, N1 की वैल्यू 1 हो गई। 2 से 1 का ट्रांजिशन है। तो ये तो डी एक्साइटेशन हो रहा है ना? हाँ, तो ये तो डी एक्साइटेशन हो रहा है ना इसमें? तो लाइमन सीरीज वही से तो होगी, एमिशन स्पेक्ट्रम में तो लाइमन सीरीज है। यस यस सर। ग्राउंड स्टेट से एक्साइट, ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो वापस ही आएंगे ना, ग्राउंड स्टेट से ऊपर कैसे जाओगे वाला लॉजिक है। सो लास्ट लाइन हो गई इनफाइनाइट से 1। अब लास्ट लाइन के अब इसमें बस इतना अंतर है, अगर आप बोलोगे सर 1 से 2 गए तो ये फोटोन एब्जॉर्ब होगा, 2 से 1 आए तो ये फोटोन इमिट होगा, बस इतना ही तो अंतर है। कैलकुलेशन थोड़ी कोई अंतर होगा। अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन 1 से 2 गया तो मैं बोलूंगा ये फोटोन एब्जॉर्ब हो गया। अभी बोलेगा 2 से 1 आया तो बोलूंगा ये फोटोन इमिट हो गया। तो बस एब्जॉर्ब होगा कि इमिट होगा ये बात बदलनी है, सॉल्विंग थोड़ी बदलेगी। दिस क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन से 2 गया तो इलेक्ट्रॉन होगा, अभी 2 से 1 आ गया तो इमिट हो गया। ठीक है, तो लास्ट तो जो लास्ट लाइन है वो इनफाइनाइट से 1 मूवमेंट हो गया, तो बस लास्ट लाइन के इनफाइनाइट से 1 अप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। 1 अपॉन इन्फिनिटी को 0 लिख देंगे, यहाँ से सॉल्व करके लिखोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। और इसी को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स हो गया।
ये ऐसी को 100 नैनोमीटर लिख सकते हो। लास्ट लाइन ऐसे तो निकला ना कि ये 1.133 और सॉल्व करा ना, 400/3 को सॉल्व करो ना। उसको यूनिट चेंज की गई है क्या सर? क्या करा? जो ब्रैकेट में 1/1² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, इसकी यूनिट चेंज की गई है। तो वैसे तो सर ये 5/3 आता ना। ये तुमने कौन से तरीके निकाला? 4/3। इनफाइनाइट है सर वो। इतनी खतरनाक कैलकुलेशन नहीं करो। तो नेक्स्ट सीरीज इसी लाइन में अगर हम लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड बामर सीरीज। नेक्स्ट सीरीज इज बामर सीरीज। ये वाली जो 2 पे टर्मिनेट हो रही थी, ठीक है। सो नेक्स्ट सीरीज लिख रहे हैं बामर सीरीज। तो बामर सीरीज मतलब n से 2 की ओर टर्मिनेशन होगा। बार बार डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, सीधे मतलब बता दे रहा हूँ आपको उसका। उसका मतलब समझ में आ गया? किसी भी एनर्जी लेवल n से n = 2 पे टर्मिनेशन होगा इसमें। तो उसकी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? 3 से 2। ये फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज होगी। फिर नेक्स्ट कौन सा होगा? 4 से 2। ये सेकेंड लाइन होगी। फिर 5 से 2 थर्ड लाइन होगी। फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट लाइन कहाँ पे आएगी? इनफाइनाइट से 2। ये आपकी अल्टीमेट लाइन आ गई या लास्ट लाइन आ गई? तो फर्स्ट लाइन हुआ 3 से 2, सेकेंड लाइन हुआ 4 से 2, थर्ड लाइन हुआ 5 से 2, फोर्थ लाइन 6 से 2, 7 से 2, 8 से 2, 9 से 2, ऐसे चलते चले जाएंगे। लास्ट वाली लाइन कहाँ से आएगी? इनफाइनाइट से 2। ये हुआ बामर सीरीज। बामर सीरीज के फोटोन की वेवलेंथ निकालने होगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/λ = RH Z², 1/2² माइनस 1/l²। यस सर। क्योंकि यहाँ n1 की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 हो गई हमेशा, क्योंकि टर्मिनेट 2 पे हो रहा है। समझ पा रहा हो ना? ये हायर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है इसका। यस ये आपका हायर एनर्जी लेवल हो गया, यस और पीछे वाला लोअर एनर्जी लेवल हो गया। सर लाइमन में जैसे जो लास्ट लाइन होती है उसमें अल्टीमेट लाइन बोलते हैं सर, इसमें लास्ट लाइन को क्या, वो लास्ट लाइन ही कैसे? अल्टीमेट का मतलब लास्ट ही होता है, वो मतलब इंग्लिश का वर्ड है। तो जहां भी आप लास्ट लाइन लिख रहे हो, वहाँ लास्ट लाइन भी लिख सकते हो, अल्टीमेट लाइन भी लिख सकते हो। कोई चीज बार बार लिखने का मतलब नहीं। आप इसके नीचे भी अल्टीमेट लाइन लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं। सो हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल। हाइड्रोजन एटम्स अपने ग्राउंड स्टेट में ऐसे कुछ नहीं करते। तो लाइक बामर सीरीज का जो लोअर एनर्जी लेवल होगा, दैट विल बी n = 2। हायर एनर्जी लेवल कुछ भी हो सकता है, 3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो उसकी वेवलेंथ लिखने का फॉर्मूला आएगा RH/Z² 1/n2² n1² माइनस 1/n2²। n1 की जगह 2² लिख देंगे। सर अल्टीमेट लाइन पॉसिबल होगी क्योंकि आयोनाइज ही हो जाएगा सर इन्फिनिटी पे जाके सर क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी मतलब होता है बिल्कुल क्लोजेस्ट लाइन पहुंच और लास्ट तक मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा मतलब 20वें लेवल से 30वें लेवल से आ रहा है तो अल्टीमेट ही है। बाद में एनर्जी गैप भी कितना बचता है, सब ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट हो ही जाते हैं। ठीक है। सर हेलो हेलो आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अरे हम बोल ही नहीं रहे, तुम्हारा सवाल सुन रहे हैं। तुम कुछ बोल रहे थे तो मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। सर सर अगर इलेक्ट्रॉन पहले 1 से 2 में आता है फिर 2 से 1 आता है तो क्या वो 2 फोटॉन रिलीज करेगा, एमिट करेगा? चैट पे लिखो, तुम्हारी वॉइस ठीक से नहीं समझ आ रही। ओके सर। सर बोहर मॉडल जो है वो वेव नेचर को सपोर्ट करता है ना लाइट के।
हाँ, बोर मॉडल में वेव नेचर का भी काम mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई लिखा ना, यस तब वो नहीं लिखेंगे तब तक काम ही नहीं बनेगा। हाँ, अगर n इक्वल टू 2 पे जनरेट होगा तो n इक्वल टू 1 पे आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई भी बामर सीरीज का ट्रांजिशन होगा तो उसके साथ एक लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन हमेशा होगा 2 से 1। अगर कोई भी ट्रांजिशन बामर सीरीज का होगा तो उसके साथ हमेशा एक लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन जरूर होगा, ऑलवेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 पे रुक ही नहीं सकता, वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा, बट दैट ट्रांजिशन इज लाइमन सीरीज। सर ऐसे तो बाल्मर सीरीज ये N1 अल्ट्रावायलेट 2 लाइट होगा में ना, बाल्मर सीरीज के लिए सर N1 2 होगा ना। हाँ, n1 2 होगा। ऐसे तो सर 7 to विजिबल 2 then 2 to 1 90 में 2 photons of different wavelength, बिल्कुल सही बात है। अगर इलेक्ट्रॉन 7 से 2 आएगा तो 7 से 2 वाला केस बामर सीरीज हुआ, और 2 से 1 जो हुआ वो लाइमन सीरीज हो गया। दो डिफरेंट वेवलेंथ आएंगे, बिल्कुल सही बात है। एक 7 से 2 होगा, एक 2 से 1 होगा। तो जो 7 से 2 होगा वो हमारा बामर सीरीज होगी, और जो 2 से 1 होगा वो लाइमन सीरीज होगी। सर ये तो बामर सीरीज होती है वो विजिबल रीजन को बिलोंग करती है। तो अगले स्टेटमेंट में ये बात लिख लो, फॉर हाइड्रोजन एटम, राइट डाउन फॉर हाइड्रोजन एटम। सर हाँ बेटा, पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर अभी सुन रहा हूँ आपकी बात। सो राइट डाउन फ्रॉम फॉर हाइड्रोजन एटम wavelength of photon belong for hydrogen atom, wavelength of all the photons, for hydrogen atom wavelength of all the photons, for hydrogen atom wavelength of all the photons corresponding to Balmer series corresponding to Balmer series belongs to visible region, belongs to visible region of electromagnetic radiation। तो बामर सीरीज के जितने भी रेडिएशंस हैं वो सब विजिबल रीजन में दिखाई देते हैं। So for hydrogen atom, wavelength of all the photons corresponding to Balmer series belongs to visible region of electromagnetic radiation। Although इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर एकदम बिल्कुल अल्टीमेट लेवल पे चले जाएंगे, मतलब एक सर्टेन नंबर के आगे के फोटोन काउंट करेंगे, तो इसमें थोड़ा डेविएशन आ सकता है, बट ज्यादातर फोटोन इस रेंज को बिलोंग कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको भी जरा सॉल्व करके देख लो, एक क्वेश्चन लिखो तो आपको समझ आएगा। Write down a question now. Calculate the wavelength of photon corresponding to first and last line of Balmer series of hydrogen atom. Calculate wavelength of first and last line. Calculate the wavelength of first and last line of Balmer series. Calculate the wavelength of first and last line of Balmer series of hydrogen atom. फिर से वही सॉल्व करते टाइम RH की वैल्यू आप 10 to the power 7 ले लेना। Take सर यहाँ पर 10 to the power 7 मीटर इनवर्स। सर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर केवल ये रोल है ना कि फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करना और उसको एमिट करना। सर लाइट तो हमें केवल फोटॉन्स की इम्पोर्टेंस से पता चलेगी ना। हाँ, फोटोन एब्जॉर्ब होगा, फोटोन एमिट होगा, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी फोटोन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन के फॉर्म में एमिट करेगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब ट्रांजिशन हुआ 3 से 2, तो फॉर्मूला लगेंगे 1/λ इक्वल टू RF Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताना कितना आएगा। 7.2 into 720 नैनोमीटर। या फिर अगर लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे
So this comes out to be 36/5 into 10 to the power minus 7 meters. उसको नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3600/5 into 10 to the power minus 9 meters. 720 720 nanometer. 720 nanometers. Yeah, approximately exactly आ रहा होगा. Yeah, yes sir. To be 720 nanometers. और आपको याद है कि रेड वाला जो रीजन होता था वो 750 की तरफ आता था, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रेड टाइप की तरफ बिलोंग करेगा. Yes sir. दूसरा ब्रैकेट चेक कर लेना है, दैट इज लास्ट लाइन. तो चेक इट फॉर लास्ट लाइन. तो जो लास्ट लाइन होगी वो लास्ट लाइन बामर सीरीज मतलब इनफाइनाइट से 2. प्योर फॉर्मूला लगेंगे 1 upon lambda is equal to RH z square 1 upon 2 square minus 1 upon infinity square. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 upon lambda equal to 10 to the power 7/4 आ जाएगा. Yes sir. इसको सॉल्व करेंगे तो 400 नैनोमीटर आ रहा होगा. 400. Yes sir. 400 नैनोमीटर आपको पता है वॉइडेड लाइन होती है. Yes sir. तो उसका मतलब जो ये वाली लाइन आ रही है 720 नैनोमीटर वाली, ये कौन सा वाला एंड हुआ? रेड एंड. Right. ये होता है उसका रेड एंड हो गया ये. और जो दूसरी वाली लाइन आ रही है ये वॉयलेट एंड हो गया. ये वाला कौन सा एंड हो गया? वॉयलेट एंड. तो सारा ये बेसिकली स्पेक्ट्रम आएगा वॉयलेट एंड से रेड एंड से लेके वॉयलेट एंड की तरफ चलेंगे. ठीक है. तो कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट लाइन बामर सीरीज लिखने की बजाय बोल देते हैं फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड. तो फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड मतलब फर्स्ट लाइन बामर सीरीज. ठीक. तो उसका स्पेक्ट्रम आ रहा है कैसे आ रहा है? रेड से लेके वॉयलेट की तरफ. फर्स्ट लाइन रेड जा रही है, लास्ट लाइन वॉयलेट एंड पे जा रही है. तो कभी कभी इसी में क्वेश्चन को टेक्निकल करने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब होता है फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड. तो उसको भी नोट बना के लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा. नोट पे लिखो फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड मींस फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज. सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है. First line from red end means first line of Balmer series. सर ये इसकी वेवलेंथ की रेंज होगी ना? हाँ, रेंज हो गई. फर्स्ट लाइन आ रही है 720, अभी सेकंड लाइन निकालोगे तो इससे पीछे आएगी, थर्ड लाइन उसके पीछे आएगी, फोर्थ लाइन उसके पीछे आएगी, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे. तो लास्ट लाइन कहाँ आ रही है? 410 होगी. पूरा विबग्योर बन जाएगा. पूरा विबग्योर बन जाएगा. अभी ऊपर डायग्राम में तो बनाया तो था ये चीज. ये देखो बामर सीरीज. बामर सीरीज पूरा विबग्योर ही तो बनाया हुआ है. देखो उसने जो लास्ट लाइन है इनफाइनाइट से आने वाली उसको देखो वॉयलेट एंड पे दिखाई है, और जो फर्स्ट लाइन आ रही है वो रेड एंड पे जाएगी. सर बार्मर सीरीज लाइमन सीरीज में कन्वर्ट होगी? नहीं, वो सीरीज अलग है, कन्वर्ट कैसे हो जाएगी? सर मतलब वो अपने एक्साइटेड स्टेट. सर मतलब सर अल्टीमेटली तो बाद में लाइमन बन जाए. तो अब देखो यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर फोटोन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का है तो उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी और एनर्जी मिनिमम होगी. तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख लो. अगर क्वेश्चन में कभी भी ये टर्म लिख के आएगा फोटोन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटोन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा फोटोन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, फोटोन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ और फोटोन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होता है फोटोन ऑफ मिनिमम एनर्जी. फोटोन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होता है फोटोन ऑफ मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी अगर होगी तो वो कौन सा ट्रांजिशन होगा? फर्स्ट ट्रांजिशन. तो दिस करेस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट लाइन ऑफ द इमिशन. तो किसी भी सीरीज के अंदर अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम एनर्जी तो उसका मतलब होता है फर्स्ट लाइन. और अगर इसका उल्टा लिखा जाए फोटोन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी करेंगे तो वो अपने आप मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगा और मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी, तो वो लास्ट लाइन हो जाएगी. ये पॉइंट समझ में आया? तो जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी
उस फोटोन की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, एनर्जी मिनिमम होगी, और सबसे कम एनर्जी कब आएगी? जब फर्स्ट लाइन चल रहा होगा, क्योंकि लास्ट लाइन पे तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी पॉइंट को अगर हम दूसरे केस में लिख लें, तो अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी, एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और ये लास्ट लाइन हो जाएगा। तो फोटोन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब फोटोन ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड फोटोन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम एनर्जी, तो ये लास्ट लाइन हो जाएगी। उसको ध्यान से देख लो, 2.0 फोटोन मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी का है, तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, एनर्जी मिनिमम होगी, और फर्स्ट लाइन होगी सीरीज की। दूसरा केस, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एनर्जी मैक्सिमम कब आएगी? जब लास्ट लाइन से मूव कर रहा है, क्योंकि गैप बिटवीन द सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स कम होते हुए जाता है, और ग्राउंड स्टेट से मैक्सिमम एनर्जी लेवल तक जाते हैं तो एनर्जी बढ़ते हुए जाती है। ये 2 पॉइंट्स और याद रखने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, फाइंड आउट the wavelength of photon of maximum wavelength find out the wavelength of the photon of maximum wavelength of Balmer series. Find out the wavelength of the photon of maximum wavelength of Balmer series of He plus ion. Find out the wavelength of the photon of maximum wavelength of Balmer series of He plus ion. और फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप RH की वैल्यू अभी भी 10 पावर 7 ले लेना, अदरवाइज एक्चुअल क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू यूज करनी पड़ती है, बट अभी कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड रहे, इसलिए आप RH की वैल्यू 10 टू पावर 7 मीटर इनवर्स ले लेना। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लो, टेक RH इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। टेक RH इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करेंगे अगर हम लोग। यस सर 180 He प्लस है हमारे लिए, तो Z की वैल्यू 2 ले लेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ है, उसका मतलब मिनिमम एनर्जी का केस है, तो ये फर्स्ट स्टेट 2 से 2 का ट्रांजिशन हो जाएगा। फॉर्मूला लगाइए, 1/λ इक्वल टू RH Z स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, इतने मीटर इनवर्स आएगा। उसको सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यू आप निकालोगे कि 180 नैनोमीटर आ रहा होगा। यस सर। और अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो, ये लाइन विजिबल रीजन की नहीं है। हाइड्रोजन एटम में देखो फर्स्ट लाइन विजिबल रीजन आ रहा था, बट ये विजिबल रीजन नहीं है, ये आपका अल्ट्रावायलेट रीजन हो गया। ध्यान रखना है कि जो विजिबल रीजन वाली बात है वो केवल किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन देखो अल्ट्रावायलेट रीजन हो गया। सर यहीं पर मिनिमम 720 को वेवलेंथ 4 से डिवाइड, क्या हुआ? सर यहीं पर अगर तो अगर आगे की सीरीजेस लिखे तो अब मैं सब एक साथ ही लिखे देता हूँ, आप एक एक करके ऐड करते जाओ। तो नेक्स्ट सीरीज इज पास्चन सीरीज। नेक्स्ट इज पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज का जो ट्रांजिशन होगा वो n से 3 पे टर्मिनेट होगा, 4 से 3 इसकी फर्स्ट लाइन होगी, 5 से 3 सेकेंड लाइन होगी, ऐसे चलते चले जाएंगे तो इनफाइनाइट से 3 इसकी लास्ट लाइन हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे तो 1/λ इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/3 स्क्वायर
और 1/n², ये फॉर्मूला लगा देंगे। समझ आया? जो 4 से 3 हुआ वो फर्स्ट लाइन, 5 से 3 सेकेंड लाइन, ऐसे चलते चले जाएंगे तो इनफाइनाइट से 3 लास्ट लाइन। वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला 1/λ = RH z², 1/3² - 1/n²। ठीक है। दूसरी सीरीज जो होती है, दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में ये n से 4 पे टर्मिनेट होगा। अब की जो लाइन आएगी वो 5 से 4, 6 से 4, लास्ट लाइन इनफाइनाइट से 4। वेवलेंथ में फॉर्मूला 1/λ = RH z², 1/4² - 1/n²। नेक्स्ट सीरीज देखेंगे तो फंड सीरीज। ये n से 5 पे टर्मिनेट होगा, तो 6 to 5, 7 to 5, लास्ट लाइन इनफाइनाइट से 5। वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला 1/λ = RH z², 1/5² - 1/n²। और फिर लास्ट में अगर इनको जनरलाइज करके लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हैम्फ्री सीरीज। तो सारे केसेस को एक साथ इंक्लूड कर रही है, उसके बाद के जितने भी केसेस होते हैं उनको सबको एक साथ इंक्लूड कर लेते हैं। दिस इज हैम्फ्री सीरीज। n से 6, 7, 8, 9, 10, 6 एंड ऑनवर्ड सब एक साथ हो जाएंगे। उसकी लाइन लिखेंगे तो 7 से 6, फिर 8 से 6, उसे चलते चलते लास्ट में इनफाइनाइट से 6, है ना। उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो 1/λ = RH z², 1/6² - 1/n²। ठीक है। और अब ये जितनी भी लाइंस हैं ये सब इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करती हैं। ये पॉइंट अलग से लास्ट में लिखना, लास्ट में लिखो फोटॉन्स करस्पॉन्डिंग टू। सर ये n से 7 भी हो सकता था ना हम्फ्री सीरीज में? करस्पॉन्डिंग टू, और नॉर्मली 6 तक ही स्टडी करते हैं, उसके बाद कोई करता नहीं है। और इवन हमारे लिए तो फंड भी इंपॉर्टेंट है, तुमने अगला पूछ लिया था इसलिए बता दिया मैंने तुम्हें। सो फोटॉन्स करस्पॉन्डिंग टू all above series belongs to infrared region, belongs to infrared region, या इसको शॉर्ट में IR लिखा जाता है। belongs to infrared region, या उसी को IR region भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद फिर आप जो मैंने डायग्राम बनाया था कि उसको मेंशन कर सकते हैं। इसमें चाहे तो थोड़ा स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो पार्शियल सीरीज है उसको हम लोग नियर इंफ्रारेड लिख देते हैं। ब्रैकेट, फंड और हैम्फ्री सीरीज के लिए हम लोग सीधे फार इंफ्रारेड लिख देते हैं। अगर जनरलाइज करके लिखना है तो इंफ्रारेड लिखो, स्पेसिफिक करके लिखना है तो पार्शियल के लिए नियर इंफ्रारेड और ब्रैकेट, फंड और हैम्फ्री के लिए फार इंफ्रारेड। अपने कोर्स में फंड तक है, हैम्फ्री तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। अदरवाइज फर्स्ट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है या फर्स्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज में मेजॉरिटी क्वेश्चन आता है। पार्शियल ब्रैकेट फंड के केस में आपको बस सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखने हैं या थोड़े रिजल्ट्स याद रखने हैं, तो उससे आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। सो वी विल स्टॉप हियर।